हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 में जो पेपर आया है और उसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं 3, उस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेशन टोटल 48 मार्क्स को कवर करेगा। तो आप लोगों को एग्जाम देने के बाद ये अंदाजा हो गया होगा कि काफी इजी पेपर पूछा गया था। जितनी भी आपकी नर्वसनेस थी वो बिल्कुल जायज थी, नर्वस होता ही है आदमी, लेकिन पेपर इतना आसान था कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतना आसान पेपर भी कैसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो पहला न्यूमेरिकल था आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा गया है। ए और बी टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया है। और कितना आसान सा सर्किट है, आपको कुछ नहीं करना है। सर्किट को देखिए, आप देखिए यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल में है। तो हम लोग पहला इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। मान लेते हैं कि उसका नाम हम लोगों ने R1 रख लिया है और ये दोनों चूंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये दोनों पैरेलल रेसिस्टर का इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखिए 8 ओम और 8 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट R2 है, तो उसका फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 करना पड़ेगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा कुछ 4 ओम। और ये जो 2 ओम और 6 ओम है ये आपस में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, तो 2 प्लस 6 कर देंगे तो 8 ओम आ जाएगा। यानी इस बड़े से सर्किट को हम लोग रिड्यूस करेंगे और हम लोगों को यहां पर इक्विवेलेंट में 2 ओम, यहां पर 4 ओम और यहां पर 8 ओम मिल जाएगा। अब ये दोनों रेसिस्टर जो है आपस में सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग 8 ओम निकाल लेंगे। फिर से सर्किट को हम लोग एक बार रीड्रॉ करेंगे। अब ये 8 ओम और 8 ओम आपस में पैरेलल में हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का रेसिस्टर आपस में पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट जस्ट हाफ हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के इक्विवेलेंट का नाम हम लोगों ने मान लिया है R5 और ये दोनों का इक्विवेलेंट निकल जाएगा 4 ओम। सो लास्टली जो सर्किट रहेगा वो सर्किट में बच जाएगा सिर्फ 2 ओम और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट अभी हम लोग निकाले हैं 8 ओम और 8 ओम का, वो 4 ओम है। आपस में ये दोनों सीरीज में है, इसीलिए रेसिस्टर इन बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल यानी RAB का वैल्यू 2 प्लस 4 यानी कि 6 ओम आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 16 मार्क्स के लिए पूछा गया है। मुझे नहीं लगता है कि 5 से 10 मिनट से ज्यादा लगा होगा आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को बनाने में। बहुत ही इजी, इससे आसान न्यूमेरिकल और क्या पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेसिस्टर R का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इस लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, और उस मैक्सिमम पावर का आपको वैल्यू भी बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो उसको हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस न्यूमेरिकल में पहले आप लोगों को ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, स्टेप क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले उस अननोन रेसिस्टर को ओपन सर्किट कर देंगे और यहां पर हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने सर्किट को ड्रॉ किया। ओपन करने के बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, क्योंकि 5 ओम और 6 एम्पेयर का करंट सोर्स आपस में पैरेलल में है। तो इसके इक्विवेलेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 30 वोल्ट और ये जो 5 ओम का रेसिस्टर पहले पैरेलल में था अब वो सीरीज में आ जाएगा। तो यहां से सर्किट हमारा इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग कई मेथड से यहां पर का ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने नोडल लगाया है, तो नोडल में हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज से एक करंट इधर जा रही होगी एज्यूम करते हैं, तो VA माइनस 120 यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो पहली करंट की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 120 डिवाइडेड बाई 10 और यहां से जो ये करंट फ्लो कर रही होगी इस डायरेक्शन में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा VA माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। दोनों करंट को ऐड करके हम जीरो से इक्वेट करेंगे। एज पर नोडल एनालिसिस भी बोल सकते हैं आप, या फिर KCL भी बोल सकते हैं।
जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह ले करके, तो मेरा जो VA यानी यहां पर का जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट निकल जाएगा। इसी वोल्टेज को हम लोग VTH भी कह सकते हैं, इसी वोल्टेज को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो एक स्टेप तो हो गया कि हम लोगों ने थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोगों को सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, RTH कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा सर्किट है उसमें जो भी एनर्जी सोर्सेज है उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहां पर इस सर्किट में देखिए 2 वोल्टेज सोर्स था, तो दोनों को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा RTH कैलकुलेट करने के लिए, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, आपस में ये लोग पैरेलल में है। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए 10 ओम वाला जो ब्रांच है वो भी पॉइंट A और B के बीच में कनेक्टेड है, और 5 ओम वाला जो रेसिस्टर है वो भी पॉइंट A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो जब 2 कंपोनेंट आपस में सेम 2 पॉइंट के बीच में हो तो उन दोनों को पैरेलल कनेक्शन में कहा जाता है। अगर 2 रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम होगा तो वो पैरेलल में कहलाते हैं। तो इससे ये पता चला कि 10 ओम और 5 ओम आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 10 into 5 डिवाइडेड बाई 10 + 5। जब हम सॉल्व करेंगे तो RTH नाम दे दीजिए या R इक्विवेलेंट नाम दे दीजिए या RAB नाम दे दीजिए, उसका वैल्यू हो जाएगा 3.3 ओम। तो इसके बाद हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे। VTH हम लोगों ने 60 वोल्ट निकाल लिया है, RTH का वैल्यू 3.33 ओम निकल गया है। इन दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जो अननोन रेसिस्टर R था जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसको हम लोग फिर से A और B टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर देंगे। अब इस सर्किट में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि जब R का वैल्यू, यानी ये RL आप समझिए इसको, जब R का वैल्यू सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड R का वैल्यू जो है वो RTH यानी कि 3.33 ओम के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो VTH² डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH। तो VTH का वैल्यू हम लोगों ने 60 निकाला है, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.33। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड में 270 यानी 270.27 वॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो AC सर्किट से रिलेटेड है। यहां पर देखिए R1 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 ओम दिया हुआ है, इंडक्टर का वैल्यू 2 मिली हेनरी दिया हुआ है और R2 का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, AC सप्लाई। तो हम लोगों को करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है और टोटल इंपेडेंस निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेल का फॉर्मूला होता है j⍵L। चूंकि इस क्वेश्चन में ओमेगा ना दे करके लीनियर फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ओमेगा का वैल्यू 2πf पुट कर देंगे और j इंटू 2πf इंटू L हो जाएगा। तो 2π को 2π रहने देंगे, f के जगह में 50 पुट करेंगे और L का वैल्यू क्वेश्चन में 2 मिली हेनरी दिया हुआ है, तो 2 मिली यानी कि 2 इंटू 10⁻³ पुट करेंगे। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा J 0.62 ओम। याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको अपने कैलसी को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं अगर तो ये जब हम लोगों ने एक्सेल कैलकुलेट कर लिया और ये पहले से रेसिस्टर है, दोनों की यूनिट ओम है, तो इसको हम लोग पैरेलल सर्किट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है मान लेते हैं Z1, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 इन पैरेलल विथ J 0.628। तो वही फॉर्मूला Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 जब आप करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.18 प्लस J 0.57। तो इस पोर्शन का हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाल लिया, लेकिन सर्किट में एक सीरीज में रेसिस्टर और था, तो Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस R1 को Z1 से ऐड करना पड़ेगा। सो फाइनली जो मेरा Z इक्विवेलेंट निकलेगा वो 5.18 प्लस J 0.57 निकल जाएगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ।
अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.21 एंगल 6.3। अब क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों को करंट का वैल्यू निकालने के लिए, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई जेड इक्वलेंट। V क्वेश्चन में दिया हुआ है 230 और अभी हम लोगों ने Z इक्वलेंट निकाला है 5.21 एंगल 6.3। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू आ जाएगा 44.15 एंगल माइनस 6.3 एम्पियर। यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट सकता है। तो हम लोगों ने Z इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया, I टोटल भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था पावर फैक्टर निकालने के लिए। देखिए पावर फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर का एक आसान सा फॉर्मूला होता है cos फाई, यानी अगर आपको फाई का वैल्यू पता है तो आप कोसाइन निकाल लीजिए, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग फाई का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 6.3। आप माइनस लें या ना लें, कॉस के केस में माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो वैल्यू सेम आती है। तो हम लोग कॉस 6.3 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू जो आएगी वो 0.994 आएगी। तो देखिए करंट के इक्वेशन में माइनस आ रहा था एंगल में, इसका मतलब है कि करंट लैग कर रही थी, इसलिए पावर फैक्टर भी लैगिंग नेचर का होगा। यानी पावर फैक्टर इस न्यूमेरिकल के लिए 0.994 और लैगिंग होगा। आपको पावर फैक्टर लीड कर रहा है या लैग कर रहा है न्यूमेरिकल में लिखना जरूरी होता है, वरना आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप पावर फैक्टर का फॉर्मूला एक ये भी होता है कि R बाई जेड 5.18 प्लस J.57। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरा R का वैल्यू कितना है, 5.18 है। तो हम लोग R के जगह में 5.18 करेंगे और जब उस Z का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले थे तो 5.21 आया था, तो यहां पर Z का मैग्नीट्यूड हम लोग पुट करेंगे 5.21। तो जब इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 5.18 डिवाइडेड बाई 5.21 तो उसका वैल्यू भी 0.994 होगा और लैगिंग नेचर का होगा, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर लैगिंग ही नेचर का होता है। सो होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है आपके बनाने में तो घबराना नहीं है। एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा आपको वो स्टेप वाइज मिलेगा, तो आपने जितना स्टेप सही किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।